नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। उस जगह से जहां पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ था, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं कि आज यहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हर जगह को सिर्फ और सिर्फ बैरिकेडिंग करके कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अगर यहां से मैं सिर्फ 50 मीटर दूर की बात करूं तो यहां से वो जगह है जहां पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ था। लेकिन इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पहला बयान सामने आया वो आपको सुनवाती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दरअसल ये कहा गया है कि इसे जिसने भी अंजाम दिया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भूटान के दौरे पर है, लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले इंडिया डेली पर बता देती हूं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बात कही गई है कि ब्लास्ट के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जिसने भी ये किया है उसे खोज करके लेकर के आएंगे पूरे देश के सामने और उसे सजा भी मिलेगी। सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भी कहना है कि पूरी रात कल मीटिंग चलती रही है और आज की भी कुछ मीटिंग पहले से शेड्यूल थी, लेकिन ये रात भर मीटिंग हुई है और यही वजह है कि देखिए सुबह से ही यहाँ पर जो आला अधिकारी है वो पहुंच रहे हैं, एफएसएल की टीम वहां पर पहुंच रही है। आप गाड़ियां देखेंगे तो गाड़ियों की एक लंबी कतार आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। दिल्ली पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं, इसके साथ साथ एफएसएल की जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए एफएसएल की एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, यानी एफएसएल की ये चौथी नंबर की जो गाड़ी है, 1 2 3 4 लगातार जो गाड़ियां हैं वो पहुंच रही है और गाड़ियां पहुंचने के साथ साथ यहाँ छानबीन को और आगे बढ़ाया जा रहा है। इस सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सबसे पहले वो सुनिए। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. आपने सुना जिनकी तरफ से ये बताया गया कि किस तरीके से पूरी रात जो मीटिंग का दौर है वो चलता रहा है। उनकी तरफ से साफ ये कहा गया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार ये पूरा हमला हुआ कैसे, किस तरीके से प्लान किया गया था, इसे लेकर के जो तमाम सवाल हैं और जो पुरानी अगर हम तारीखों में जाएं, इतिहास में जाएं तो उससे पन्ने ये जुड़ते हुए नजर आते हैं। मेरे साथ सीनियर पत्रकार हैं समीर चौगावकर जी, जरा उनसे हम बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। सबसे पहले समीर जी ये बताइएगा, ये जो ब्लास्ट है, आप क्योंकि यहीं पर मौजूद है, यहाँ पर आप आए हुए हैं, ये दिल्ली के और कौन कौन से ब्लास्ट को कनेक्ट करते हुए नजर आ रहा है अगर मैं पुराने इतिहास की बात करती हूँ तो? मुझे लगता है कि देखिए ये हमेशा से जो आतंकवादी गतिविधि जो करते हैं उन्हें ऐसी जगह बहुत पसंद आती है। वो ऐसे जगह को देखते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, बहुत कंजस्टेड हो, जहाँ बहुत ज़्यादा जांच नहीं हो सकती। और आप देखेंगे जब इसके पहले जो 2013 में जो ब्लास्ट हुआ था वो भी आप देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ था, भीड़भाड़ के एरिया में। इसके पहले भी हुआ था बम्बई में, जो आप सीरियल ब्लास्ट देखेंगे वो सारी ऐसी जगह हुआ था जहाँ बहुत भीड़भाड़ थी, जो बहुत कंजस्टेड जगह रहती है। तो मुझे लगता है कि ये जगह उसी हिसाब से उन्होंने देखी गई थी कि यहाँ पुलिस का बहुत ज़्यादा जांच नहीं होगी, छोटी जगह है, भीड़भाड़ बहुत है, अगर विस्फोट होगा तो ज़्यादा कैजुअलिटी होगी, ज़्यादा लोग जहाँ मारे जा सकते हैं। फिर वो लोकल के स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो, मॉल हो या इस तरीके से एरियाज हो। ये दिल्ली का बहुत कंजस्टेड एरिया है, ट्रैफिक वाला एरिया है, तो उन्होंने इस जगह को मुझे लगता है चूज़ किया है। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, इसीलिए इस जगह को चूज किया गया है। मेरा एक सवाल ये भी है, हालांकि पुलवामा से तार जरूर जुड़ रहे हैं लेकिन 2019 से क्या हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि 2019 में भी यही हुआ था, सेना के काफिले में आईडी से भरी हुई जो गाड़ियां हैं वो पहुंचा दी जाती है, ब्लास्ट हो जाती है और कल भी यही हुआ है।
निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अभी जो डॉक्टर पकड़ाई में आए, AK-47 पकड़े में आई, अभी फरीदाबाद में जिस तरीके से 350 kg के करीब विस्फोटक पकड़ाई में आया, मुझे लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के बेस में जो आतंकवादी जो बौखला गए थे, उस दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है जैश ए मोहम्मद भी इस तरह की हरकत कर सकता है। मसूद अजहर, जिसका पूरा परिवार ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गया था, तो वो भी इस तरह की घटना को, आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकता है। जाकिर नाइक जो लगातार लोगों को भड़काता है अपने वीडियो के माध्यम से, अभी वो बांग्लादेश के दौरे पे था, पाकिस्तान के दौरे पे था, तो जाकिर नाइक की भूमिका की भी मुझे लगता है जांच होनी चाहिए। तो ये वही लोग हैं जिन लोगों ने उकसाया होगा, इन लोगों की भूमिका होगी। अब एजेंसियां जांच कर रही है और मुझे लगता है जल्द ही ये पता पड़ेगा कि इसके पीछे कौन लोग थे, कौन फॉरेन के हैंडलर थे जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है, और मुझे लगता है जल्दी ही एजेंसियां पता कर लेगी। बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, वजह वही है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से मात खाए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अब उस घाव को भरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब उस घाव को किस तरीके से उकेरा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से ये बताया है। अब एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें जरा दिखा देती हूँ, जो तस्वीरें यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है कि किस तरीके से ये वही रेड लाइट है, ये बिल्कुल वही इलाका है जहाँ पर गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन का लगता है। मेट्रो स्टेशन के गेट के जो तस्वीरें सामने आई थी, वो किस तरीके से चकनाचूर हो गए थे, वहां किस तरीके से कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे, यानी कि इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि आसपास जो भी चीजें थी उन्हें भी इसने अपनी चपेट में लिया। और अब अमोनियम नाइट्रेट को लेकर के बड़ी बात इसलिए भी निकल करके सामने आ रही है क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट 2900 किलोग्राम, 1 2 3 4 नहीं बल्कि 2900 किलोग्राम पकड़ा गया था। अब 2900 किलोग्राम नाइट्रेट पकड़ा गया, तो क्या वही अमोनियम नाइट्रेट को गाड़ी में भर करके एक जगह से दूसरी जगह भागने की फिराक में था ये व्यक्ति, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है कि अब कश्मीर में जांच एजेंसियां क्योंकि पहले से सतर्क थी, और थोड़ी देर अगर मैं पहले की बात करूं तो जम्मू कश्मीर से एक पुलिस की टीम आधे घंटे पहले यहां पर आई थी और यहां पर आकर के उनके द्वारा यहां पर जांच पड़ताल की गई थी। अब जांच पड़ताल यहां चल रही है, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में चल रही है, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में चल रही है। पूरे देश को हाईलाइट पर भी कल से रख दिया गया था, दिल्ली हो मुंबई हो। अब देखिए कुछ अधिकारी वहां से आ रहे हैं जो पूरे उस जगह को देख करके आए हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि फिर यहाँ NIA हो या फिर देश की अलग अलग एजेंसियां हो, IB हो, रॉ हो, हर जगह से एजेंसियां यहाँ पर पहुंच रही हैं, जहां छानबीन कर रही हैं, जांच पड़ताल कर रही हैं, और जांच पड़ताल करके जिसके कनेक्शन के जो कनेक्शन है, जो बिंदु हैं, उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब क्या कुछ कहा जा रहा है थोड़ा सुनने का प्रयास करेंगे। स्पोक्स पर्सन है, उनसे दी जाएगी। हम लोग CRPF से हैं और दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए आए हैं। जो भी उनकी तरफ से रिक्वेस्ट CAPF के लिए आ रही है उसको मुहैया कराया जा रहा है, और आपको जो ऑफिशियल जानकारी है दिल्ली पुलिस की तरफ सर, अभी तक सिक्योरिटी एनहांसमेंट के लिए कोई इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है? वो हमारा सारी एक्सरसाइज चल रही है। तो देखिए उनका ये कहना जरूर है कि अभी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है, दिल्ली पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में जानकारी देगी, उन्हीं के द्वारा ये जानकारी जुटाई जा सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है, अब इस पूरे एरिया की मैं आपको एक तस्वीर दिखा देती हूँ। इस तरफ की तस्वीर जरा दिखा दीजिएगा, इस तरफ जहाँ पर लाल किला है, और लाल किला से बिल्कुल बाहर जब ये घटना घटती है तो यहाँ पर रेहड़ी पटरी वाले काफी मौजूद रहते हैं, और उन्हें कितना नुकसान हुआ इस सब का भी आकलन किया जा रहा है। कौन कौन वो लोग वहां पर मौजूद थे, इसको लेकर के पूरी एक लिस्ट जो है वो LNJP हॉस्पिटल में तैयार की जा रही है। अब बिल्कुल लाल किले के बिल्कुल दूसरी तरफ हो जाता है चांदनी चौक का मार्केट। अब चांदनी चौक का मार्केट है तो यहाँ से भी लोग दूसरी तरफ से घूमने आते हैं। हालांकि कल सोमवार का दिन था, गौरी शंकर मंदिर यहाँ पर है। अब गौरी शंकर मंदिर यहाँ पर है तो लोग दर्शन के लिए भी आए हुए थे, यानी कि एक बड़े नुकसान करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अभी तक की जांच की बात की जाए उससे लेकर के यही बात निकल करके सामने आ रही है कि जो पूरा कनेक्शन है वो उमर से निकल करके सामने आ रहा है, और अब इस व्यक्ति के बारे में पूरी जांच भी की जा रही है। उसके घर वालों के साथ लैपटॉप फोन बरामद कर लिए गए हैं। अब बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ, जहाँ दिल्ली ब्लास्ट पर अब बैठक खत्म हो गई है। गृह मंत्री शाह के आवास पर यह बैठक खत्म हुई है। बैठक में गृह सचिव, IB चीफ शामिल हुए हैं, और IB चीफ लगातार पहले से उनको इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ पर जो ये मीटिंग चल रही थी, अब वो ये मीटिंग
बताया जा रहा है कि खत्म हो चुकी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ये जो मीटिंग है वो पूरी तरीके से अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब क्या इनपुट्स निकल करके सामने आए हैं, ये जांच कहां तक पहुंची है, इस बारे में ये सब कुछ कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की जा रही है, आकलन करने की कोशिश की जा रही है। और अगर कल की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह आए, मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। सबसे पहले उनके द्वारा यही बताया गया था कि ये ब्लास्ट Hyundai i20 कार में हुआ है और इसमें जो 8 लोगों की मौत है, हालांकि वो आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है, 9 हो गया है, 8 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। LNJP हॉस्पिटल वो पहुंचे हुए थे, वहां पर भी जाकर के उन्होंने घायलों से मुलाकात की थी। उसके बाद वो इस जगह पर भी आए थे जहां ये ब्लास्ट हुआ था और यहाँ पर आकर के अधिकारियों से भी उन्होंने पूरी जो ये घटनाक्रम रहा, ब्लास्ट रहा, उसके बारे में समझा। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है वो यही है कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। गृह सचिव, IB चीफ इसमें शामिल हुए हैं। एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देती हूँ, क्योंकि तस्वीरें इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये समझना, क्योंकि पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये हुआ कहाँ, कैसे हुआ और क्या हुआ है। ये जो 3-4 सवाल हैं वो लोगों के मन में उमड़ रहे हैं कि ये हुआ कैसे, कहाँ हुआ, और ये जवाब जो है वो सुनना भी चाहते हैं। अब हर कोई इंतजार कर रहा है, अब हर कोई ये इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द एक मीटिंग हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जिसके बाद देशवासी ये समझ सकें कि कैसे हुआ और अब आगे इन सब तमाम चीजों से आखिरकार बचना कैसे है। मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ संजीव सिरोही हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, कर्नल संजीव मलिक हैं और रमन सैनी हमारे साथ। तो सबसे पहले सर, रमन सैनी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रमन, अभी जांच पड़ताल जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इसके बारे में बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पुलवामा का लिंक जो है वो साफ तौर पर निकल कर सामने आया है, क्योंकि जो डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए हैं या फिर डॉक्टर उमर की बात करें तो उनका सीधा हाथ जो है इस फिदायीन अटैक में निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि वही बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो है उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं जब इस फिदायीन हमले को अंजाम दिया गया। उसके बाद कल देर शाम से ही जब से ये अटैक हुआ है 6:52, उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम जो है वो दिल्ली के अंदर मौजूद है, जम्मू कश्मीर की एक टीम फरीदाबाद में मौजूद है और एक टीम जो है वो लगातार पुलवामा के उन सभी इलाकों में दबिश दे रही है। अभी तक अगर डॉक्टर उमर की बात करें तो उनकी मदर, उनके जीजा और उनके भाई को जो है वो पुलिस ने डिटेन किया है। 2 और लोगों को अभी साउथ कश्मीर से डिटेन करने की बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है। और बाकायदा जो डॉक्टर उमर की बहन है मुजम्मिल, उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है कि 3 दिन पहले शुक्रवार को डॉक्टर उमर की परिवार वालों से बातचीत हुई थी, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। और जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल का नाम अब उनको पता चल रहा है कि उन्होंने जैश मोहम्मद संगठन को ज्वाइन कर लिया था, ये उनके लिए भी बहुत शॉकिंग है, क्योंकि पढ़ाई और डॉक्टरी की प्रैक्टिस के लिए वो पिछले 2 सालों से फरीदाबाद में ही रह रहे थे और डॉक्टर की प्रैक्टिस के आड़ में किस तरीके से जैश मोहम्मद के संगठन को आगे बढ़ाने की कवायद उनकी तरफ से की जा रही थी, ये उनके लिए भी बहुत शॉकिंग है। लेकिन फिलहाल कश्मीर घाटी में कई इलाकों के अंदर जो साउथ कश्मीर का पर्टिकुलर इलाका है, क्योंकि डॉक्टर आदिल की बात करें तो वो काजीकुंड के रहने वाले हैं, यानी कि कुलगांव डिस्ट्रिक्ट के, और उसके साथ साथ में डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें तो वो पुलवामा के रहने वाले हैं। अभी दो लोग जो आमिर और तारिक जो डिटेन किए गए हैं वो भी अवंतीपुरा के रहने वाले हैं। तो तमाम उन सभी लोगों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है, सुराग इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और कड़ी से कड़ी को जोड़ने की तैयारी जो है वो की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जैश मोहम्मद और लश्कर तोयबा का एक ज्वाइंट ऑपरेशन इसे बताया जा रहा है और खासतौर पर फ्रंट फुट। रमन, बिल्कुल हम इस बातचीत को रमन हम इस बातचीत को आगे भी कि अभी वहां पर और क्या कुछ होता है। लेकिन मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। कर्नल संजीव सिरोही और कर्नल संजीव मलिक। कर्नल संजीव, मैं कल से इस बात पर जोर डाल रही थी कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था क्या इसके तार उससे जोड़े जा सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल उस वक्त ये था कि वहां पर भी इसी तरीके से कार में आईडी ब्लास्ट किया गया था और यहाँ दिल्ली में भी इसी तरीके से कार में ये ब्लास्ट किया गया है। हालांकि अभी जांच चल रही है, जांच एजेंसियां, लेकिन वो पुलवामा कनेक्शन जरूर निकाल करके सामने ले आई हैं। अब ये जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, इन्हें ये दर्द है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में इनके जो परिवार वाले मारे गए थे उसका ये बदला लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जितने टेररिस्ट थे वो बौखला गए थे, क्योंकि उनके जो है काफ़ी नज़दीकी और काफ़ी रिश्तेदार जो थे वो जो है इस हमले में, जो ऑपरेशन सिंदूर में जो 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे और पूरा का पूरा जो आतंकी नेटवर्क था वो पूरा डीमोरलाइज हो गया था।
तो अगर आतंकी पाकिस्तान में डीमोरलाइज हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी फौज है, जो उनके नापाक इरादे हैं, वो भी डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो अब जो 4-5 महीने के बाद उनको दोबारा से तैयार किया और मॉडस ऑपरेंडी को चेंज कर दिया गया। ऐसा नहीं कि ये पहले नहीं होता था, दो जब पुलवामा हुआ था तब भी यही हुआ था कि गाड़ी के अंदर बम करके जब गाड़ी जा रही थी उसके साथ उस गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया था, जिसमें काफी लोग मारे गए थे। इसी तरीके से कल ब्लास्ट किया गया है। तो ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी हमेशा चेंज होती रहती है, और चेंज का कारण ये है ताकि सिक्योरिटी एजेंसी जो है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो उनको गुमराह करने के लिए अलग अलग तरह की ये चीजें की जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, और ये तो हमको पहले से ही पता था कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और ये कहा था लोगों ने कि जो लेकिन ऑपरेशन सिंदूर बौखलाए हो हुए गया। हैं कर्नल संजीव। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो ये आतंकवादी बैठे हैं, जो आका बैठे हुए हैं, पाकिस्तान सरकार के जो आका बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बौखला गए हैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देख करके, ऑपरेशन सिंदूर को देख करके। अनुज माथुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन कर्नल संजीव मलिक, मैं सबसे पहले आपके पास आते हुए ये सवाल करना चाहूंगी कि अब देश ये भी सवाल पूछ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जितनी चर्चा की गई, पूरा देश एक साथ खड़ा रहा, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा रहा, लेकिन यहाँ पर इस पूरे बारे में कर्नल संजीव मलिक हमारे साथ नहीं है, अनुज माथुर जी हमारे साथ हैं। अनुज जी, इस पूरे बारे में लेकिन सूचना कैसे नहीं मिलती है, ये अनुज माथुर भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, अभी मुझे बताया जा रहा है, अभी वो जुड़े नहीं है। दृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है। दृष्टि, आप क्योंकि सुबह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रही हैं, तमाम जो ऑफिसर हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अभी तक यहाँ पर क्या कुछ अपडेट रहा है, वो जरा जल्दी से दर्शकों को बता दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फिलहाल जो अमित शाह के गृह मंत्री के घर पर जो हाई लेवल मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, और उस मीटिंग में सीपी दिल्ली, आईबी के चीफ और इसके अलावा एनआईए के चीफ और गृह सचिव मौजूद थे। ये मीटिंग खत्म हो गई है और इस मीटिंग में इन सब तथ्यों पर समीक्षा की गई है कि जब उसके पास में ही पुलिस चौकी है, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 4 के पास में, और वो गाड़ी 3 घंटे तक यहाँ पर सुनहरी मस्जिद के पास खड़ी रही, उसमें विस्फोटक भरा हुआ था। तो आखिर सुरक्षा में चूक कहाँ हुई, कैसे कैसे आतंकियों के तार जोड़े गए हैं, किसे फरीदाबाद में जब उस डॉक्टर को पकड़ा गया तो उसके बाद से जो खफा हुआ जो एक आतंकी था वो यहाँ पर आया, उसने इस तरीके से आत्मघाती हमला का उठाया। तो कहाँ सुरक्षा चूक हुई और किस तरीके से अब ये नेटवर्क जा रहा है, कहाँ कहाँ जांच एजेंसियां कहाँ तक पहुंची हैं, इन सबको लेकर के हाई लेवल मीटिंग थी और अमित शाह को पूरी तरीके से इन्होंने बताया। उसमें इन तमाम बातों का जिक्र भी दृष्टि किया होगा। बिल्कुल जी दृष्टि, आप जो बात कह रही हैं, जो आईबी चीफ के साथ मीटिंग हुई है, इस सब बातों का जिक्र भी वहां पर किया होगा कि भाई आखिरकार फेलियर था कहां, क्योंकि देश की जनता ये जानना चाहती है कि ऐसा हो कैसे गया। ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता रही उसमें सब कोई साथ खड़े हुए थे, लेकिन ये सब कैसे हो गया। अब रमन क्योंकि मेरे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, इसलिए रमन में एक तस्वीर आपको दिल्ली की दिखाती हूँ, हमारे दर्शकों को भी दिखाते हैं हम ये तस्वीर कि ये जो पूरा एरिया है जो पूरी तरीके से भरा रहता है। अब ये देखिए कई किलोमीटर तक अगर मैं बात करूं तो इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, आम जनता यहाँ तक आ ही नहीं सकती है, पूरे तरीके से उन्हें यहाँ आने की मनाही है। आप यहाँ से लेकर के, और ये सिर्फ एक कोई रास्ता नहीं है, ये ऐसे कम से कम यहाँ से जुड़े हुए जो भी 4 से 5 रास्ते हैं उन सब पर यही स्थिति बनी हुई है। आपको सिर्फ इधर आ जाओ। अभी तक क्या क्या हुआ सर? इधर चलो, मैंने बोल दो ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀನಿಯರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ এই মুহূর্তে সেই ছবি আমরা দেখাচ্ছি, ফরেনসিকের যে টিম সেই টিম পৌঁছে গিয়েছে গেল এই মুহূর্তে সেই এক্সক্লুসিভ ছবি আমি। तो चलिए एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ। तस्वीरें क्योंकि इसलिए खास हो जाती है, आज मंगलवार का दिन है, ऐसे में लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, लाल किला में चांदनी चौक जाने के लिए आते हैं। अब यहाँ लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है वो कुछ इसी तरीके से है कि ये पूरी जगह खाली है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर्मी नजर आएंगे। यहाँ से 4 से 5 से 6 जो रास्ते हैं वो पूरे रास्ते इसी तरीके से बैरिकेडिंग लगा करके बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका इस जगह से कोई संबंध नहीं है वो यहाँ पर ना आ सके। और उसके पीछे की वजह भी है, उसके पीछे की वजह ये साफ हो जाती है कि यहाँ पर जो जांच के लिए सबूत हैं वो कोई भी उनसे छेड़छाड़ ना कर सके, और यही वजह है कि यहाँ इस पूरी जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। कर्नल संजीव मलिक, देश ये जानना चाहता है कि आखिरकार इनपुट क्या थे सुरक्षा एजेंसियों के पास?
कर्नल संजीव मलिक, अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। जी जी, आई एम सॉरी मीनाक्षी। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसी के पास जहां तक इनपुट का सवाल है, इनपुट लगातार आते रहते हैं। पूरे देश भर में हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर रहती हैं एंड दे आर ऑलवेज ऑन द टोज। सुरक्षा एजेंसियां कभी भी रेस्ट की मुद्रा में नहीं होती कि ठीक है अभी हमने सिंदूर कर लिया, अब हम रिलैक्स कर सकते हैं। ऑलवेज हमारे देश के अंदर, आप मीनाक्षी याद करेंगे, हमारे देश में सारे एक्सपर्ट बात करते हैं 2.5 फ्रंट की। वो 2.5 फ्रंट क्या है? एक फ्रंट छोड़ दिए, दूसरा फ्रंट छोड़ दिए। उनको मालूम है वो जो 0.5 फ्रंट है वो हमारे अंदर है, हमारे बीच में है, हमारे रोजाना हमारे मार्केट के अंदर है, रोजाना हमारी गाड़ियों के आसपास है, रोजाना हमारे कॉलेज में घुस चुका है। और ये लोग वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका है। इनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग देश की मेन धारा में, मेन स्ट्रीम में आकर देश के साथ योगदान करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, आप अपनी बात को आगे जरूर बढ़ाइएगा संजीव मलिक जी, आप अपनी बात को जरूर आगे बढ़ाइएगा। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो मैं दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है और ये छापेमारी दिल्ली एनसीआर के कई जगह पर चल रही है। फरीदाबाद की उस जगह पर भी चल रही है जहां पर 2900 किलोग्राम जो नाइट्रेट है वो बरामद किया गया था, अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। अब ऐसे में वहां पर जो यूनिवर्सिटी है वो बताई जा रही है अल फलाह यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी, जहां पर ये डॉक्टर जाता था और यहाँ से उसका क्या संबंध रहा है और कौन कौन से वो लोग रहे हैं जिसका इससे संबंध रहा है, इससे लेकर के अब छापेमारी की जा रही है। और इतना ही नहीं, 800 पुलिसकर्मी, पूरे 800 पुलिसकर्मी फरीदाबाद में जगह जगह पर ये छापेमारी कर रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वहां पर भी इसी तरीके से घेराबंदी की गई है जैसी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से संजीव मलिक जी का रुख कर लेती हूँ। संजीव जी, आप अपनी बात पूरी भी करिएगा, लेकिन हाँ, मेरा सवाल फिर से वही हो जाता है कि हमारे पास कितने भी इनपुट थे। पहले सुन लेते हैं, एक बयान आ रहा है। बताइए अभी तक प्राइमरीली क्या पता चला है सर? देखो जी, ये जानकारी आपको दिल्ली पुलिस, सर बताइए। देखिए, ब्लास्ट के बारे में आपको जानकारी दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है हाँ, उनसे दी जाएगी। हाँ, हम लोग सीआरपीएफ से हैं और दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए आए हैं। जो भी उनकी तरफ से रिक्वेस्ट सीएपीएफ के लिए आ रही है तो उसको मुहैया कराया जा रहा है। और आपको जो ऑफिशियल जानकारी है दिल्ली पुलिस की तरफ सर, अभी तक सिक्योरिटी एनहांसमेंट के लिए कोई इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है? वो हमारा सारी एक्सरसाइज चल रही है। आप क्या देखा इधर आके, क्या देखा? तो सर एक्सप्लोजिव का कुछ पता चला है सर अभी तक एक्सप्लोजिव के बारे में? इसके बारे में आपको दिल्ली पुलिस ऑफिशियली जानकारी देगी और बट उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? ये देखिए, दिल्ली पुलिस की जो ऑफिशियल आपको जो जानकारी है उसकी तरफ से आपको दी जाएगी। हम लोग सीआरपीएफ से हैं और जो दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए जो भी हेल्प उनको चाहिए वो हम लोग मुहैया करा रहे हैं। सो अभी कुछ हेल्प आपसे मांगी गई है सर, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल हेल्प सर? এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি तो देखिए, आपने सुना कि आखिरकार इस पूरे मामले में अभी क्या कुछ चल रहा है। हालांकि जांच की जा रही है, इनिशियल स्टेज पर है, इसलिए थोड़ा सा कुछ भी कहने से बचा जा रहा है, ये कह सकती हूँ, या फिर इनकार किया जा सकता है। लेकिन अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो छापेमारी है वो चल रही है और किस तरीके से ये छापेमारी चल रही है, कॉम्बिंग चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसे जरा देख लीजिए, हरियाणा के फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी, वहां पर ये उमर पढ़ाता था। अब वहां पर 2 साल रहते हुए उसके किससे क्या संबंध थे, किन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम में उसका साथ दिया है, उसे लेकर के भी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है इस कनेक्शन को लेकर के दिल्ली ब्लास्ट के, कि फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के तगा गांव और धौज गांव, ये 2 गांव हैं जहां से अमोनियम नाइट्रेट लगभग 3000 किलोग्राम बरामद किया गया था। और ये बहुत दूर की बात नहीं है, बल्कि कल सुबह की ही बात है। उसके बाद ही जांच एजेंसियां लगातार उमर को ढूंढ रही थी, लेकिन उमर बताया ये जा रहा था, ऐसा कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं कि उसे डर था कि वो पकड़ा जाएगा और उसने भागने की कोशिश की। उसने कुछ जो अमोनियम नाइट्रेट था या फिर आईडी था, उसके पास क्या था, इसके बारे में भी ट्रेसेस जुटाए जा रहे हैं इसी साइड से जहां पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ था, कि उसके पास था क्या जिसकी वजह से ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। लेकिन ये जो कॉम्बिंग की सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि अब उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं जो कि इस डॉक्टर से संबंध रखते थे, हो सकता है कि उनसे भी जांच पड़ताल की जाए, उनसे भी पूछताछ हो, उन्हें भी डिटेन किया जाए, ताकि ये समझा जा सके कि ये व्यक्ति जो 2 साल से वहां पर रह रहा था वो किस तरीके से तैयारी कर रहा था, क्या इसके बारे में किसी को भनक है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर शाहीन शाहिद नाम की एक महिला है जिसे कल ही इस यूनिवर्सिटी से, कुछ दिन पहले इस यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार भी किया गया था और इसके संबंध में कुछ ऐसे ही निकल करके सामने आई थी। यहाँ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और वहाँ शाहीन शाहिद के गिरफ्तार होने के बाद ये अंदेशा जताया जा रहा था कि उमर का इससे संबंध हो सकता है। उमर की जो तस्वीरें हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली
मिली थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस को इसके बारे में सूचना दी थी और उसके बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ये पूरी जांच प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसके बाद ही जो 2 गांव फरीदाबाद के बताए जा रहे हैं वो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। ये गांव है तगा गांव और धौज गांव, जहां पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। एक बड़ी कामयाबी कल तक पुलिस टीम को मिली हुई थी। 2900 किलोग्राम से ज्यादा का विस्फोटक बरामद करना अपने आप में, यानी एक जो बड़ी तैयारी की जा रही थी उससे कहीं ना कहीं देश को बचाया गया। हालांकि जो ब्लास्ट है वो हुआ है। अब इसमें और भी कौन शामिल हैं, इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए फरीदाबाद में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें 800 से ज्यादा जो पुलिस कर्मी हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जो पुलिस की टीम है वो कॉम्बिंग करते हुए नजर आ रही है। तो आज का जो घटनाक्रम है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया कि जिसने भी ये किया उसे बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिनकी तरफ से इस पूरी घटना को लेकर के आईबी चीफ से भी बातचीत की जा रही है। उनसे भी समझा जा रहा है कि ये सब कुछ हुआ कैसे होगा। लेकिन तस्वीरें मैं फिर से बार बार दिखा रही हूँ। तस्वीरें इसलिए कुछ बताते हैं तो उससे ज्यादा अच्छा होता है कि आप उस चीज को दिखा दें कि ये वही एरिया है जहां पर, क्योंकि चांदनी चौक अपने आप में इसलिए भी फेमस हो जाता है, लाल किला इसलिए भी अपने आप में प्रसिद्ध हो जाता है कि पूरी दुनिया यहाँ पर आकर के, पूरा देश यहाँ पर आकर के यहाँ की खूबसूरती को देखना चाहता है। लेकिन जब इस तरीके का ब्लास्ट यहाँ पर होगा तो पूरी दुनिया और पूरा देश ये भी जानना चाहता है कि कौन सी जगह है, हम क्या कभी वहां पर गए हुए थे। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि बस आधे घंटे पहले ही यहाँ से निकले हैं, आधे घंटे के बाद ये जबरदस्त जो ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था और इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी। दूसरा जो रोड है जहां पर ये सफेद चादर नहीं लगाई गई है, वहां तक जो गाड़ियों के टुकड़े हैं वो आपको बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होंगे इंडिया डेली पर। चेकिंग अभियान चलाया कल रात्रि से ये लगातार जारी है। BDDS की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम के साथ हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं और ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। धन्यवाद। सर एजेंसी सर, हाँ, अच्छा।